भाभी रोज भाई से मालिश करवाती। सुबह भाई थका थका होता और काम पर भी न जाता। भाई से वजह पूछती तो गूंगा होकर बैठा रहता। एक रात मैंने भाई को नींद की गोली देकर सुला दिया और खुद भाई के कपड़े पहनकर भाभी की मालिश करने लगी। मेरे होश उड़ गए जब उस रात भाभी ने मेरे साथ परी दरवाजा खोलो। मैं किचन में खाना बनाकर बैठी थी। जब बाहर से भाई की आवाज आई, वो जानते थे जब तक भाई खुद आवाज देकर ना पुकारते मैं किसी हाल में भी दरवाजा ना खोलती। मैं जल्दी से हाथ पोंछकर बाहर की तरफ भागी, मगर दरवाजा खोलते ही भाई के पीछे एक लड़की खड़ी थी। शक्ल सूरत तो प्यारी थी, मगर सांवली सलोनी सी लड़की थी, जिसे देखते ही मेरे दिल में कई सवालों ने जगह बनाई। मैं अपने ख्यालात को झांकते हुए भाई से पूछने लगी, भाई ये कौन है? तो भाई ने कोई जवाब नहीं दिया। घर के अंदर दाखिल हो गए। उनके पीछे ही वो औरत भी बड़े मजे से अंदर आ गई, जबकि मैं अभी तक दरवाजे के पास ही खड़ी थी। भाई ने इस लड़की को चारपाई पर बैठने का बोला और वापस मुड़कर दरवाजा बंद करते हुए मेरा हाथ पकड़कर इस लड़की के सामने लाते हुए कहने लगे, बेटा आज से इसी घर में रहेगी, भाभी है तुम्हारी। मुझे भाई की बातों को समझने में कुछ देर लगी। जब पूरे तौर पर उनकी कही बात सुनकर मैंने इस लड़की को देखा तो यूं लगा वो मुस्कुरा रही है। गौर से देखा तो तब तक शायद अपनी मुस्कुराहट छुपा चुकी थी। मैं कुछ कहे बगैर किचन में चली आई और अपने कामों में वापस से मगन हो गई। भाई शायद अपने किए पर शर्मिंदा थे। मेरे पीछे ही किचन में आने लगे, मगर इस लड़की ने उनका हाथ थामा और कहा, समीर बच्ची है, समझ जाएगी, तुम इधर बैठो। किचन तक आई आवाज मैं खूब सुन सकती थी। ऊपर से खिड़की में से सब दिखाई भी दे रहा था। अचानक से मुझे अपना वजूद बहुत हल्का लगा, जिसकी कोई औकात नहीं थी। मेरे भाई से उसने शादी कर ली। मेरे लिए खुशी की बात थी, मगर काश अपनी इस खुशी में मुझे भी शामिल कर लेते तो मैं क्या कर लेती। ज्यादा से ज्यादा अपने भाई की शादी देख लेती। अचानक से ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे अपनी बहुत बेइज्जती महसूस हो रही थी। मैंने बेदर्दी से आंसू साफ करे और खाना बनाने लगी। वो दोनों बाहर बैठकर बातें करते रहे। मैं फ्री हो चुकी थी काम से, मगर जब तक वो बाहर रहे मैं भी किचन से बाहर नहीं निकली। मुझे वो लड़की कुछ ठीक नहीं लग रही थी। वो अच्छी होगी, मगर इससे अजीब तरह के ख्याल महसूस हो रहे थे, जैसे वो हमारे घर आने के लिए अच्छी साबित होने वाली नहीं थी। जैसे ही शाम का वक्त हुआ तो भाई ने उसे नैना कहकर पुकारा और घर में मौजूद एक कमरे में चले गए। मैं रोटियां पकाकर ट्रे में खाना सजाकर कमरे में ले गई। कमरे में जाते ही भाभी ने कहा, समझदार लगती हो, मगर ये नहीं जानती किसी के कमरे में जाने से पहले दरवाजा बजाते हैं, खासकर तब जब वहाँ एक शादीशुदा जोड़ा हो। इस बात ने मुझे शर्मिंदगी की गहराइयों में धकेल दिया। हालात वैसे ही खराब थे तो जल्दी से खाना रख कर मैं बाहर निकल आई। वो कमरा मेरा और भाई का कमरा था। अब कहाँ सोऊं? इसी वक्त कूड़े कपड़े वाले कमरे में नजर पड़ी तो मैंने सोच लिया सुबह इसे सही करके यही ही सोऊंगी। मगर रात का मसला था। इतनी देर में भाई बाहर आ गए और मुझसे कहने लगे, मगर मैंने कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने पूछा, कहाँ सोओगी? मैंने बरामदे की तरफ इशारा कर दिया कि रात यहाँ गुजार लूंगी और सुबह का कमरा अपने रहने के काबिल बना लूंगी। भाई चुप कर गए। उनकी भी मजबूरी थी जो मैं समझ गई थी। अभी हाँ, मुझे अपने घर में रहते हुए हर कदम पर समझौता करना पड़ेगा, इसलिए बेहतर था अभी से अपना दिमाग बना लेती और सोच सोच कर मामले को खुद के लिए और मुश्किल न बनाती। मैं किचन समेट कर और बिस्तर बरामदे में बिछा कर वहाँ लेट गई। मैं समझ चुकी थी, मगर फिर बिना जाने बार बार मेरी आंखें देख रही थी। शायद ऐसा ना होता अगर नैना के लहजे में मेरे लिए जरा सी फिक्र होती तो मैं सब कुछ हंसकर बर्दाश्त कर लेती, मगर वो मुझ पर मालिकों की तरह हुक्म चला रही थी। लम्हे पर लम्हे मुझे जलील कर रही थी। तभी मेरा दिल इस कदर थका हुआ था। रोते रोते न जाने मैं कब सो गई। रात को देर से सोने की वजह से मेरी आंख भी सुबह देर से खुली। मैं जल्दी से उठी कि भाई को काम पर जाना था और उसका नाश्ता नहीं बना था। मैंने फटाफट उठकर कमरे की तरफ देखा तो वो बंद था। शायद अभी तक वे सो रहे हो। यही सोचकर जल्दी जल्दी नाश्ता बनाकर ट्रे में रखा और कमरे का दरवाजा बजाया। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला तो भाई सामने थे। भाभी ने बड़ा बुरा सा मुंह बनाकर कुछ बड़बड़ाई, मगर भाई ने नाश्ते की ट्रे पकड़कर शुक्रिया अदा किया। भाभी अभी भी बिगड़े मूड के साथ बैठी थी। मैंने भाई से पूछा, काम पर नहीं जाना? मैं तो भाई से बात कर रही थी। भाभी उछलकर बिस्तर से उठी और बिल्कुल भाई के आगे आकर खड़ी हो गई। मैं तो अचानक से डर गई। वो सख्ती से बोली, अब तुम्हारे भाई की शादी हो चुकी है, इसके आने जाने का ध्यान रखने वाली आ गई है, लिहाजा तुम उन बातों पर ध्यान देकर खुद को पतला मत करो और सिर्फ वही काम करो जो तुम्हारे जिम्मे है। खाना बनाओ, खाओ और खिलाओ। हमारे मामलों में दोबारा से मत बोलना। उनकी बातें इस कदर कड़वी थी,
मैंने भाई की तरफ देखा तो वो मिनमिनाते हुए भाभी को चुप करवाने की कोशिश कर रहे थे, मगर उसने भाई की एक नहीं सुनी और मेरे मुंह पर जोर से दरवाजा बंद कर दिया। मेरे तो हाथ पांव कांपने लगे और मैं बेजान होकर चरपाई पर जा बैठी, समझने की कोशिश करने लगी मेरे साथ अभी क्या हुआ है। काफी देर बैठी रही मगर ना भाई बाहर निकला और ना ही भाभी। सूरज सर पर आ गया था, सारे घर के काम पड़े थे। बैठने और सोच सोच कर कुड़ने से बेहतर यही था कि मैं उठकर सारे काम समेट लूं। और वैसे भी इस घर में मेरी सिर्फ यही हैसियत रह गई थी, इससे ज्यादा मेरा कोई भी इस घर में हुक्म नहीं चलता था। किचन में आई तो पकाने के लिए कुछ भी नहीं पड़ा था। आलू थे, मैंने वही काट लिए, क्योंकि अगर सब्जी का भाई को बोलने जाती तो फिर कुछ उल्टा सुनने को मिलता, तो इस बात से बचने के लिए मुझे यही बेहतर लगा। खाना पकाकर मैंने बर्तन धोए और सारे घर का काम समेट दिया, मगर वे दोनों अभी भी कमरे में ही थे। इसी वक्त भाभी भरपूर गुस्से में किचन में आई और मेरे सर पर आ खड़ी हुई। तुमने खुद को समझ क्या रखा है? मुझे इस तरह से नीचे दिखाना चाहती हो? नहीं मतलब क्या है तुम्हारा? नई नवेली दुल्हन का ऐसे स्वागत करते हैं आलू बनाकर? भाभी बाहर खड़ी मुझ पर चीख पुकार कर रही थी। जब भाई जल्दी से बाहर आए और भाभी को चिल्लाता हुआ देखकर मुझे वहां से जाने को बोला, मैं बुझे कदमों से वहां से चली आई। जो काम भी मैं कर रही थी उसका उल्टा ही हो रहा था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि भाभी चाहती क्या है। खैर तंग आकर मैंने कबाड़ वाले कमरे की सफाई की और 2-3 घंटे की लगातार मेहनत के बाद वो कमरा साफ करने में कामयाब हो गई थी। बाकी पूरा दिन भाई और भाभी कमरे में ही रहते। शाम को दोनों तैयार होकर बाहर चले गए। भाई ने मुझे सिर्फ इतना बताया कि हम देर से आएंगे, कुंडी लगा लेना, मगर भाभी ने तो मेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं किया था। पिछले 1 दिन से मेरा दिल बार बार टूट रहा था। अब समझ आ रहा था लोग क्यों शादी के बाद बदल जाते हैं। मैं खुद को बहुत अकेला महसूस करने लगी थी। माँ की मौत बहुत पहले हो गई थी, मगर बाबा हमारे साथ थे। उन्होंने हम दोनों को ही स्कूल में दाखिला करवाया था। मैं तो बहुत ही खुशी से स्कूल जाने लगी, मगर भाई अक्सर स्कूल से छुट्टी कर लेता। जब जब बाबा इससे स्कूल न जाने की वजह पूछते तो कभी वह कोई बहाना बना देता तो कभी कोई किसी बीमारी का बोल देता। आखिरकार एक रोज तंग आकर बाबा ने पूछ ही लिया कि तुम स्कूल पढ़ना भी चाहते हो या नहीं। तो इस रोज भाई ने मना कर दिया, उसे नहीं पढ़ना और उसे नहीं पढ़ा जाता। बाबा ने भाई को स्कूल से हटवा लिया था, मगर मैं जाती रही। 10वीं क्लास पढ़ी तो बाबा भी हमें अकेला छोड़कर चले गए। वो मुश्किल वक्त था। मोहल्ले वालों ने मुझे बहुत सहारा दिया और वो वक्त भी कट गया। भाई ने मुझे और पढ़ने का कहा तो मैंने मना कर दिया, क्योंकि अगर मैं पढ़ने जाती तो पीछे घर खाली हो जाता और भाई को भी परेशानी होती। तो मैंने पढ़ाई को अलविदा कह दिया। मगर आज मुझे लग रहा था मैंने गलत किया है, मुझे और पढ़ना चाहिए था। पता नहीं भाभी कितना पढ़ लिख कर आई है जो मुझ पर ऐसे रोब जमा रही है। भाई ने बाबा की दुकान बेच दी थी और इस शहर के बीच एक छोटी सी दुकान डालकर कोई और काम शुरू कर लिया था। मगर मैं इतना जानती थी कि भाई का काम सही नहीं चल रहा था। उन दिनों वे बहुत परेशान रहने लगे थे। पहले जिस तरह हाथ से पैसे खर्च किए जाते थे, अब वहाँ सोच सोच कर सब कुछ लाया जाता था। अगर इतना मुश्किल वक्त था तो भाई ने ऐसे मौके पर शादी क्यों की? मेरे दिल में सवाल उठा, मगर साथ ही जवाब दिया गया कि कहीं भाभी की वजह से तो नहीं कारोबार में नुकसान हुआ है। इस बात में इतना दम था कि मैंने यकीन कर लिया। भाई ने कमाई को बीच में रखकर ही भाभी से शादी को कहा होगा, इसलिए भाभी ने कमाई देखकर भाई से शादी के लिए हाँ कर दी, जिससे कि वो अपनी जिंदगी में ऐश कर सके। रात के 9 बज रहे थे, मगर भाई को परवाह नहीं थी। पहली बार मैं इस तरह घर में अकेली रही थी। खैर इंतजार करते करते बाहर ही सो गई। कहीं 12 बजे जाकर वो वापस लौटे थे। भाई के चेहरे पर शर्मिंदगी थी, मगर मैंने नजरअंदाज करके उन्हें खाने का पूछा तो भाभी ने मना कर दिया, नहीं बाहर से खाकर आए हैं। मेरी जिम्मेदारी पूरी हो चुकी थी तो मैं अपने कमरे में आ गई, जहाँ भी एक साइड पर कबाड़ था, दूसरे हिस्से में चारपाई पर अपना बिस्तर बिछा लिया था। अगले दिन सुबह भाई पहले से उठे हुए थे, वो थके हुए लग रहे थे। भाभी अभी तक सो रही थी। मैंने भाई से पूछा चाय बना दूं, तो उसने हाँ कह दिया। मैंने उसे चाय बना दी और खुद कामों में बिजी हो गई। मुझे लगा था शायद भाई आज काम पर देर से जाएंगे, मगर भाई आराम से बरामदे में बड़ी चारपाई पर लेट कर सो गए। मुझे बड़ी हैरत हुई कि पहले तो कभी काम से ऐसी छुट्टी नहीं की, शायद तबीयत खराब हुई है। यही सोचकर खुद को तसल्ली दी। भाभी उठी तो वो बड़ी खुश लग रही थी। मैं यही समझ के शायद रात को सैर करके आई है, इसी वजह से खुश है। मैंने भाभी को नाश्ता दिया और कोई बात नहीं की, मगर उसका मौन बड़ा खुशगवार था। मुझे पास बिठा लिया और इधर उधर की बातें करने लगी। मुझे बड़ी हैरत हुई कि ये वही लड़की है जो 2 दिन से मेरी बेइज्जती कर रही है। मैं पहले तो उसकी बातों का जवाब नहीं देना चाहती थी, मगर फिर जवाब दे दिया, क्योंकि अगर सुकून हो रहा था तो अच्छी बात थी। दोपहर का खाना भी बन गया, तब जाकर भाई की आंख खुली थी। मैंने उनकी तबीयत का पूछा तो वे बिल्कुल ठीक ठाक थे।
खैर बाकी सारा दिन भी ऐसे ही गुजर गया। शाम होते ही भाभी किचन में मेरे पास आ गई और पूछा, तुम्हारे भाई कहाँ हैं? तो मैंने कह दिया कि शायद बाहर गए हैं। तो वो चुप करके मुड़ गई और फिर कुछ सोचते हुए बोली, खाना जल्दी से बनाकर मेरे कमरे में रख दो और कहा तुम्हारा भाई आए तो उससे कहना फौरन से कमरे में आए और आकर मुझे दबा दे, बहुत थकान हो रही है। मैंने इस बात में सर हिला दिया कि भला इसे किसी बात की थकान हो रही है, सारा दिन तो बिस्तर पर लेटी रहती है, शायद भाई की हमदर्दी लेना चाह रही है और मेरी बुराई करनी होगी कि तुम्हारी बहन सारा दिन आराम से बैठी रहती है और मैंने घर का कामकाज किया है। मेरे दिमाग में जो बातें आ रही थी उनकी सोचकर खुद को ही बेफिक्र करने में मसरूफ थी। खैर खाना बन गया तो मैंने भाभी को रोज के मुताबिक वो खाना कमरे में दे दिया। वहाँ तो वह अच्छी भली लेटी गाने सुनने में बिजी थी। मुझे उनसे अजीब तरह की उलझन महसूस हुई। ऐसा लगा ये भाई को मुझसे छीन लेगी या फिर मेरा इस घर में रहना हराम कर देगी। जो भी था अपनी सोचों को लगाम देते हुए मैं वापस बाहर आ गई और जो 2-4 बर्तन गंदे पड़े थे उन्हें धोने लगी। तभी भाई ने दरवाजा खटखटाया, साथ ही अपना नाम भी बताया तो मैंने भागकर दरवाजा खोल दिया। उसने जेब से कुछ पैसे निकाल कर मेरी हथेली पर रख दिए और कहा, भाभी को मत बताना बेटा, बस अब जिंदगी ऐसे ही गुजारनी पड़ेगी, तुम सब्र से काम लेना। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। भाई मेरे सर पर हाथ रखकर कमरे में चले गए। मैं उन्हें भाभी का पैगाम दे चुकी थी। उसके बाद भाई कमरे से बाहर नहीं निकले। भाभी एक मर्तबा किचन में चाय बनाने आई थी, मगर भाई को मैंने दोबारा बाहर नहीं देखा था। वैसे भी मैं समझ चुकी थी कि भाई पर अब सिर्फ भाभी का हक है, वो मुझे इस घर में रहने दे रही है, इतना ही बहुत है। सुबह उठी तो भाई पहले से ही जाग रहे थे, वो थके हुए लग रहे थे, आंखें भी भारी दिखाई दे रही थी। मैंने फिर चाय बना दी तो भाई ने शुक्रिया कहकर सर पर चादर टांग ली और लेट कर सो गए। अब मुझे लगने लगा था कि भाई ने काम पर नहीं जाना है, मगर इससे पहले पूछता भाभी ने मुझे वहां खड़ा देखा तो अपनी जान बचाती मैं किचन में आ गई। अब भाई काम पर नहीं जाते थे। रोज रात भाभी भाई को कमरे में ले जाती, भाई से कहती कि मुझे दबाओ और भाई सर झुकाए भाभी के पीछे चल देते। सुबह के वक्त वो पहले से जाग रहे होते और बहुत थके होते, लेकिन एक बात अजीब थी, इस बार भाई ने खर्च की कोई बात नहीं की, ना ही हाथ खींचा। बड़े दिल से घर का खर्च भी चला रहे थे। 2-3 हफ्ते लगातार यही होता रहा। एक दिन भाई की बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी। मैंने उनकी तबीयत पूछी और उनको सरदर्द की बजाय नींद की गोली चाय के साथ दे दी और अपने कमरे में सुला दिया। जब भाभी ने भाई को बुलाया तो खुद भाई के कपड़े पहनकर कमरे में चली गई, मगर वहां जाकर मेरी रूह कांप गई क्योंकि भाभी बड़ी जल्दी में लग रही थी। इसने बिस्तर पर एक औरतों वाला कुर्ता निकाल कर रखा हुआ था, साथ ही जेवर और मेकअप भी पड़े थे। वो जल्दी से बोली, जाओ ये कपड़े पहन लो और यहाँ आओ, तुम्हें तैयार कर दूं, आज बड़ी दिहाड़ी लगेगी, जानते हो एक शादी है, वहाँ उन्होंने काफी किन्नरों को बुलाया है, तुम्हें भी अच्छे खासे पैसे मिल ही जाएंगे। और हाँ, ये बाहर का दरवाजा बहुत शोर करता है, कल इसमें तेल भी डाल देना। मेकअप रखते हुए भाभी लगातार बोलती चली जा रही थी, जबकि मैं अपनी जगह गूंगी थी। कोई जवाब ना पाकर भाभी ने पीछे देखा तो वह चुप की चुप रह गई, क्योंकि मेरी उड़ती रंगत ने बता दिया था, मैं हर बात सुन चुकी थी। कि मैं चुपचाप बाहर निकल आई और पूरी रात रोती रही कि कैसी औरत मिली है मेरे भाई को, जो अच्छे खासे मर्द को किन्नर बनाकर उससे भीख मंगवाती है, शादियों पर नचवाती है। सारी रात रो रो कर ऊपर वाले से दुआ मांगी। सुबह जब भाई की आंख खुली तो मैंने साफ साफ पूछा, क्या जरूरत है अपनी अच्छी भली दुकान छोड़कर किन्नर बनने की? तो वो रोने लगा। मेरा भाई जिंदगी में पहली मर्तबा मेरे सामने रो रहा था। कहने लगा, मैं मोटरसाइकिल पर जा रहा था, नैना की माँ अचानक मेरे सामने आ गई और वो मर गई। उसने मुझ पर कत्ल का केस करने की धमकी दी, साथ ही 10 लाख रुपए भी मांगे। मैं कहाँ से दे सकता था, तो इसने मुझसे शादी कर ली। अब ये रोज रात मुझे किन्नर बनाकर पैसे कमाने भेजती है। मैं अपनी इज्जत का जनाजा खुद उठते हुए देखता हूँ, मगर मैं थक गया हूँ सच छुपाते छुपाते। मैंने भाई को कहा, अगर किसी लड़की की माँ मरे तो वह ऐसे खुश और बेफिक्र नहीं होती, ये जरूर झूठ बोल रही है। भाई के बताने के बावजूद हम उसी जगह पर गए जहाँ ये सब हुआ था। वहाँ जाकर पता लगा वो औरत तो किराए पर काम करती है और जो उसकी बेटी बनी थी पूरे इलाकों को लूट चुकी थी, कभी किसी बहाने तो कभी किसी बहाने। अब शायद उसे घर बसाने का ख्याल आया तो भाई के साथ शादी कर ली। हम इस औरत से भी मिले, वो भी अच्छी खासी थी। इसी रोज जाकर भाई ने कुछ भी कहे सुने बगैर उसे तलाक दे दी। वो हमें धमकियां दे रही थी, मगर भाई ने उसे ज्यादा मोहलत ही नहीं दी और हम वे शहर छोड़कर एक नए इलाके में बस गए। आज भाई के 3 बच्चे हैं, मेरी शादी भी हो चुकी है, मगर ये वाकये कभी नहीं भूलते। इस लड़की के बारे में कहा जाता है शायद वो पागल हो गई है या क्या हुआ है, ऊपर वाला जाने। बुरे कामों का बुरा नतीजा होता है। धन्यवाद दोस्तों।